नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कुमार वन में ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम यूपी टीजीटी और पीजीटी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें हमारा विषय हिंदी और हिंदी में आज हम हिंदी साहित्य के वन लाइनर क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आए हैं, जो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जिन साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हिंदी साहित्य से क्या है, माटी की मूर्तें किस प्रकार की विधा है। तो ये एक रेखा चित्र है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं, ये टॉप 50 वन लाइनर्स हैं, आप इसको जरूर देखिएगा। माटी की मूर्तें किस प्रकार की विधा है, तो ये एक रेखा चित्र है, माटी की मूर्तें। संस्कृत के 4 अध्याय के अंतिम अध्याय का क्या नाम था, तो संस्कृत के 4 अध्याय के अंतिम अध्याय का नाम है भारतीय संस्कृति और यूरोप। ये आपको याद रखना है। माटी की मूर्ति का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1946 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक साहित्यिक की डायरी कितने प्रकरणों में विभक्त है, तो 13 प्रकरणों में विभक्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी का प्रथम रेखाचित्र संग्रह क्या है, तो लाल तारा, जो 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और जो ये इसमें मुर्दैया आत्मकथा का वर्ण विषय है लाल तारा में, ये आपको याद रखना है। एक साहित्यिक की डायरी के किस प्रकरण में कला के 3 क्षणों का वर्णन है, तो प्रथम प्रकरण और तीसरे क्षण में इसका वर्णन है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मुर्दैया आत्मकथा का वर्ण विषय है, तो क्या है, तो मुर्दैया आत्मकथा का वर्ण विषय ग्रामीण परिवारों में जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनकी दशा का मुर्दैया आत्मकथा में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोला राम का जीव किस प्रकार की कहानी आपको बताना है, तो ये व्यंग्यात्मक कहानी है भोला राम। तुलसी राम की आत्मकथा के कितने भाग हैं, तो 2 भाग हैं। पहला है मुर्दैया, दूसरा मणिकर्णिका। तुलसी राम की आत्मकथा के 2 भाग हैं, ये आपको याद रखना है। पहला है मुर्दैया, दूसरा है मणिकर्णिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जामुन का पेड़ व्यंग में पेड़ के नीचे दबा आदमी कौन था, तो वो शायर था। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की, यह किस प्रकार की विधा, तो ये आत्मकथा है, ये आपको याद रखना है। एक कहानी जो मन्नू भंडारी की थी वो आत्मकथा है। यात्रा साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है, तो यात्रा साहित्य का पितामह राव संकत्यान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कहानी यह भी आत्मकथा में लेखिका की अध्यापिका का क्या नाम था, तो शीला अग्रवाल था। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है और किसके द्वारा रचित है, तो ये यात्रा वृत्तांत है, जो अज्ञे के द्वारा रचित है। इसका सही आंसर यही है। आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है, तो आवारा मसीहा शरदचंद्र के जीवन पर आधारित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आवारा मसीहा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठकुरी बाबा रेखाचित्र महादेवी के किस रेखाचित्र संग्रह से लिया गया, तो ये स्मृति के रेखाएं से लिया गया है। रमणिका गुप्ता की आत्मकथा के कितने खंड है, तो 2 खंड। पहला खंड है हाथ से, दूसरा खंड आप अपहु दरी। ये आपको याद रखना है। रमणिका गुप्ता की आत्मकथा के 2 खंड, पहला खंड हाथ से और दूसरा खंड अपहु दरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा जीवन लिखने में कितना समय लगा था, तो 14 वर्ष लगा था। विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा जीवनी लिखने में 14 वर्ष लगे थे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जामुन का पेड़ कहानी पेड़ के नीचे किसे आदमी के दबे होने का पता सबसे पहले लगा था, तो वो माली को लगा था। हाथ से किसकी आत्मकथा, तो हाथ से रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है। इसमें 2 खंड हैं। ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाओगे, हम तुमको खबर ना होने तक। इस पंक्ति की रचना कहाँ से ली गई, तो ये जामुन के पेड़ से यह रचना ली गई है। क्या है रचना, ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाओगे, हम तुमको खबर होने तक। तो ये जामुन के पेड़ से रचना ली गई है। यौन के बारे में भक्ष्य अभक्ष्य क्या है, समाज इसका फैसला तो करता रहा है, पर उसने समझ के साथ अपने
मानदंड नहीं बदले, तो ये किसकी रचना से लिया गया? तो रमणिका गुप्ता की रचना से ये स्टेटमेंट ली गई है। संस्कृत के 4 अध्याय का प्रकाशन समय क्या? तो संस्कृत 4 अध्याय का प्रकाशन 1956 में हुआ था। यौन शोषण, शारीरिक संबंध, केतला, झारखंड के कोयले खदानों के राष्ट्रीयकरण, आदिवासी दलित किसानों के अधिकारों की लड़ाई आदि विषय किस आत्मकथा में देखे जा सकते हैं? तो ये अपाउदरी में देखे जा सकते हैं, जो रमणिका गुप्ता के द्वारा लिखा गया है। मेरी तिब्बत यात्रा में कितने खंड हैं? तो मेरी तिब्बत यात्रा में 5 खंड हैं। आदिम से आदमी तक कविता संग्रह किसका? तो ये रमणिका गुप्ता का कविता संग्रह है। एक साहित्यिक की डायरी में पहले प्रकरण तीसरे क्षण में वर्ण विषय क्या है? तो इस प्रकरण में मुक्तिबोध ने केशव के व्यक्तित्व एवं बौद्धिकता का चित्रण किया है, ये आपको याद रखना है। मौसी किसके द्वारा रचित उपन्यास है? तो रमणिका गुप्ता के द्वारा रचित उपन्यास है। एक साहित्यिक की डायरी के हाशिए पर नोट प्रकरण का वर्ण विषय है, तो इसमें वर्ण विषय क्या है? इसके अंतर्गत मुक्तिबोध की आलोचना की तटस्थता पर जोर दिया गया है, ये आपको याद रखना है। काठ का सपना कहानी संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो ये मुक्तिबोध के द्वारा रचित है। संस्कृत के 4 अध्याय में चारों अध्यायों के प्रकरण की संख्या आपको बतानी है, तो कौन कौन संख्या है? तो पहला अध्याय 3 प्रकरण है इसमें, दूसरे अध्याय में 7 प्रकरण है, तीसरे अध्याय में 13 प्रकरण है और चौथे अध्याय में 17 प्रकरण है। किसे प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का सेतु माना गया? तो मुक्तिबोध को प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का सेतु माना गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप लोग नोट कर लीजिएगा। भोला राम की आत्मा ने कितने दिन पहले देह त्यागी थी? तो ये 5 दिन पहले भोला राम की आत्मा ने देह त्यागी थी। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया के भीतर जो प्रभाव बहता रहा है वह समस्त व्यक्ति और जीवन का प्रभाव होता है। उपरोक्त कथन किसका? तो ये मुक्तिबोध का कथन है, जो उनकी एक साहित्य की डायरी में इसका वर्णन किया गया, जिसमें प्रथम प्रकरण है। ये प्रथम प्रकरण का ये तीसरा क्षण है, ये इसका सही आंसर है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आवारा मसीहा जीवनी के 3 पर्वों के नाम बताइए है, तो है दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत। ये आवारा मसीहा जीवन के 3 पर्वों के नाम है। एक है दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यथार्थ के तत्व परस्पर कुफित हैं, यही कारण है कि मैं छोटी कविताओं को लिख नहीं पाता। उपरोक्त कथन किसका है? तो ये मुक्तिबोध का कथन है, जिसमें उन्होंने एक साहित्य की डायरी में ये लिखा है। उसमें जो दूसरा प्रकरण है, एक साहित्य की डायरी में ये दूसरा प्रकरण है, और जो ये एक लंबी कविता का अंत है, उन्होंने लिखा है दूसरे प्रकरण में। 37 नंबर कौन सा? डबरे का सूरज निबंध किस शैली में लिखा गया? तो ये व्यंग्य शैली में डबरे का सूरज निबंध लिखा गया। हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा के 4 खंडों के नाम बताने हैं, तो पहले 4 खंड कौन कौन से देख लेते हैं। क्या भूलूं क्या याद रखूं? हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा के 4 खंड हैं, तो सबसे पहला है क्या भूलूं क्या याद करो, ये 1969 में प्रकाशित हुआ था। नील का निर्माण फिर ये 1970 में आया था। वसेरे से दूर ये 1977 में आया था। 10 द्वार के सोपान तक ये 1985 में आया था। ये हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा की ये 4 खंड है, जो 1969, 1970, 1977 और 1985 में आए थे। क्या भूलूं क्या याद करूं, नील का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, और चौथा था 10 द्वार से सोपान तक। जी आपको याद रखना है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक आलोचक को अपनी आलोचनात्मक भावनाओं को प्रधान मानते हुए तटस्थ रूप से कृति की समीक्षा करनी चाहिए। यह कथन किस निबंध से लिया गया? तो ये मुक्तिबोध का कथन है, मुक्तिबोध से लिया गया, जिसमें एक साहित्यिक की डायरी है, उसके जीवन से हाशिए पर नोट लिखा गया, उससे ये लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस निबंध में मुक्तिबोध ने पुरानी परंपराओं के स्थान पर नए मूल्यों की स्थापना को अनिवार्य माना? तो एक नए जीवन की जन्म कुंडली में ये माना है, जो उन्होंने नए जन्म की कुंडली लिखी थी, उसमें पुरानी परंपराओं के स्थान पर नए मूल्यों की स्थापना को अनिवार्य माना है। इसका सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसकी बातों से प्रेरित होकर विष्णु प्रभाकर जी ने आवारा मसीहा जीवनी लिखी? तो नाथूराम शर्मा से प्रभावित होकर विष्णु प्रभाकर जी ने आवारा मसीहा की कहानी लिखी थी, ये आपको याद रखना है। तमिलनाडु के अति प्राचीन मंदिरों का वर्णन आगे के किस यात्रा वृत्तांत में है? तो ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जाएगा अरे यायावर रहेगा। याद किए, जिन्होंने
यात्रा वृत्तांत लिखा तो उसमें तमिलनाडु के अति प्राचीन मंदिरों का आज्ञा जी ने इस यात्रा वृत्तांत रचना में किया है। वो रचना थी अरे यायावर, याद रहेगा, याद में लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेरी तिब्बत यात्रा किसकी रचना है? तो ये फेमस राइटर है राहुल संकृत्यायन, और जो उनका यात्रा वृत्तांत है राहुल संकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत में उन्होंने मेरी तिब्बत यात्रा की रचना की है। मेरी तिब्बत यात्रा वृत्तांत में तिब्बत में प्रवेश करने पर पहली यात्रा में लिखा कहाँ ठहरता? तो डाम गांव में ठहरता है राहुल संकृत्यायन। इस यात्रा में शामिल दूसरे व्यक्ति का क्या नाम है? तो अभय सिंह है। इस यात्रा में शामिल उसका व्यक्ति का नाम अभय सिंह है। इस यात्रा वृत्तांत में किस माह से यात्रा प्रारंभ का वर्णन है? तो अप्रैल माह में यात्रा प्रारंभ करने का वर्णन है। रघुवीर जो हिंदी बोलता था वह किस स्थान पर रहता? तो वो टशीलुपो का महाविहार में रहता था। मुर्दैया आत्मकथा में मुर्दैया किसका नाम था? तो ये एक स्थान का नाम है। 48 नंबर क्वेश्चन है, मुर्दहिया आत्मकथा में मुर्दहिया किसका नाम? तो ये स्थान का नाम है, ना कि व्यक्ति का नाम। मुर्दहिया आत्मकथा को किस विमर्श की रचना कहा जा सकता है? तो ये दलित विमर्श की रचना इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस आत्मकथा में पारूपर गांव के एक मुसहर परिवार का जिक्र किया गया है जो पलाश की पत्तियों से पत्तल बनाया करता था? तो मुर्दहिया जो स्थान है उसका चर्चा किया गया जो पलाश की पत्तियों से पत्तल बनाया करता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर तुलसीदास के मन पर किसका प्रभाव पड़ा? तो तुलसीदास के मन पर बुद्ध का प्रभाव पड़ा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मणिकर्णिका किस विधा की रचना है? तो मणिकर्णिका डॉक्टर तुलसीदास की आत्मकथा का दूसरा खंड है। जी आपको याद रखना। पर्सिया टू ईरान किसकी रचना है? तो पर्सिया टू ईरान डॉक्टर तुलसीदास की रचना है। डॉक्टर तुलसीदास किस साहित्यिक पत्रिका के संपादक कर चुके हैं? तो ये अश्वघोष नामक प्रसिद्ध बुद्धिस्ट साहित्यिक पत्रिका का संपादक रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेमचंद घर में है या किस विधा की रचना? तो ये जीवनी की रचना है। अगला देखते हैं, कोई भी लेखक ना तो संपर्क संबंध विलीन हो सकता है ना परिवेश निरपेक्ष, इसलिए उन घटनाओं को तो इसका अनिवार्य हिस्सा होना ही था जिन्होंने मात्र मेरी संवेदना को ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। उपरोक्त कथन यह किसका? तो ये मनु भंडारी का है जिन्होंने कहानी यह भी उसमें यह भूमिका निभाई थी। यह एक कहानी यह भी में यह कथन लिखा है मनु भंडारी ने, जिसके में इनकी मेन भूमिका थी। राहुल संकृत्यायन ने अपनी तिब्बत यात्रा किस छम्म वेश में की थी? तो भिखारी के वेश में की थी। मनु भंडारी द्वारा रचित आत्मपरक शैली में लिखी कौन सी आत्मकथा? तो एक कहानी यह भी थी। मैं जब सब परिधियां बांध सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी, सीमाओं में रहना मुझे हमेशा कटोचता रहा, सीमा तोड़ने का आभास ही मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है। मैं वर्जनाएं तोड़ सकती हूँ अपनी, देह की मैं खुद मालिक हूँ, मैं संचालक हूँ, संचालित नहीं। यह पंक्ति किस आत्मकथा से ली गई है? तो ये आप अपहुदरी से यह पंक्ति ली गई हैं। जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ भारतीय एकता का सैनिक कहा गया है? तो संस्कृत के 4 अध्याय को भारतीय एकता का सैनिक कहा गया है। संस्मरण लेखक की स्मृति से संबंध रखता है और स्मृति में वही अंकित रह जाता है जिसने उसके भाव या बोध को कभी गहराई से उद्वेलित किया हो। संस्मरण के संबंध में यह कथन किसका? तो यह महादेवी वर्मा का कथन है। ये थे आपके हिंदी साहित्य के टॉप 50 वन लाइनर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए जिसका ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।